देखिए, एक चीज जान लीजिए विनीता। उस समय यदि ये महंगाई दर पहुंची थी तो उसके पीछे वजह मौजूद थी। क्रूड ऑयल उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा था। और क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा प्रभावित करता है जो है तमाम मूल्यों को। इसके पहले 2008-9 की जो रिसेशन आया था, जो कहते हैं वैश्विक मंदी आई थी और उसके कारण पूरी दुनिया तबाह हुई थी। तो भारत उससे बड़ी मजबूती के साथ लड़ा था। और उसके लड़ने के बाद में जो उसने लड़ने के लिए उसने पूरी तरीके से किया था, अपने नागरिकों को कोई संकट नहीं होने दिया था। जब दुनिया में तमाम सारे देशों में लोग आत्महत्या कर रहे थे, तमाम कारोबार बर्बाद हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो उसको बैलेंस करने के लिए एक थोड़ा सा कुछ कड़े कदम भी उठाए जाने की जरूरत थी। तो उसको लेके जो उपाय किए गए थे, और क्रूड ऑयल जो बहुत महंगा हो गया था, उस कारण से उस समय 8 पॉइंट समथिंग परसेंट पहुंची थी महंगाई। लेकिन यदि आप इसको देखें, उसके बाद में जो है वो भी ये महंगाई तब पहुंची जब चुनाव का आखिरी क्षण था, यानी मई 2014। और मई 2014 में 13 तारीख को नरेंद्र मोदी ने सरकार जीत हासिल कर ली थी। और उसके पहले मैं एक चीज बताऊं कि उसके पहले पिछले 3 महीने से चुनाव आयोग के अधीन था भारत। और इसलिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी फैसला नहीं ले सकती थी। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल स्पष्ट है कि उस समय की जो वो महंगाई दर थी, उसके लिए सरकार तत्कालीन कदापि जिम्मेदार नहीं थी, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी वजह मौजूद थी। लेकिन आज के समय में जो महंगाई है, दूसरी चीजें हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार मौजूद है। क्योंकि इसका चुनाव आयोग से या किसी और वैश्विक मंदी से या किसी क्रूड ऑयल के दामों से लेकर के कोई विषय नहीं। आज क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल से नीचे है, और उस समय $125 प्रति बैरल पर था। तो आप इन दोनों अंतर को समझ सकते हैं। इसके बाद में उसके बाद में बहुत ज्यादा नीचे क्रूड ऑयल आया था। तो उसका लाभ इस देश की जनता को मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। आज जब जनता को राहत देने की जरूरत थी, तो हम अपने देश का अनाज भी निर्यात कर रहे हैं, दूसरे और चीजें कर रहे हैं। उसका लाभ किसानों को नहीं दे रहे हैं, उसका लाभ कुछ पूंजीपतियों को दे रहे हैं। हमारे यहाँ उद्योगों में जो सारे फायदे और दूसरी चीजें दी गई हैं, उनका सारा लाभ जो है सिर्फ चंद पूंजीपतियों को दिया गया है। और यही नहीं, 10.5 लाख करोड़ से ज्यादा का जो कर्ज है, वो इन पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया है। और इसके बाद में अभी करीब 3 लाख करोड़ का कर्ज और माफ किए जाने का प्रपोजल आ चुका है। आपको ये पता होना चाहिए, इन सारे के साथ साथ जो भारत का संचित निधि था, जो रिजर्व फंड था, वो रिजर्व फंड भी इस भारत सरकार ने निकाल दिया रिजर्व बैंक से। इसके बाद में भारत सरकार ने पिछले 8 साल के दौरान करीब 27 ऐसी भारत सरकार की कंपनियां हैं जो जिनमें तमाम सारी प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां थी, उन्हें बेच दिया। और इस समय एलआईसी बेचने की प्रक्रिया चल रही है, पवन हंस बेच दिया गया है, बाकी और सारी चीजें आपके सामने है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब आपने इतना सब कुछ बेच दिया हो, देश की संपत्ति बेच दी हो, देश के कल कारखाने बेच दिए हो, और देश की तमाम सारे आपने सौदे कर लिए हो, एयरपोर्ट के बेच दिए हो आपने, क्या कहते हैं, बंदरगाह बेच दिए हो आपने, तमाम बस स्टैंड बेच दिए हो आपने, देश में तमाम सारी बसें जो है तमाम जगह पर ठेके पर चलवा दी हो, जो सरकारी बसें हैं। और जब ये सब चल रहा हो, ऐसी स्थिति में भी महंगाई आप ना कंट्रोल कर पाए, तो निश्चित रूप से कुछ चिंता का विषय है। इसका मतलब है देश कहीं गलत राह पर जा रहे हैं। आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि भारत में 1947 से लेके 2014 तक जो भारत सरकार पर ऋण था, कर्ज था, वो कर्ज था 54 लाख करोड़ रुपए का। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने 8-7 साल के शासन में जो है 72 लाख करोड़ का कर्ज और लाद दिया। तो आप इस बात से समझ सकते हैं
कि 7 साल में इन्होंने 72 लाख करोड़ रुपए का सिर्फ नरेंद्र मोदी ने कर्ज लाद दिया। इसके अलावा यदि आप राज्यों में देखेंगे, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, तो उत्तर प्रदेश में जो कर्ज था अखिलेश यादव की सरकार तक, वो कर्ज था करीब 3.5 लाख करोड़ का, लेकिन आज वही कर्ज जो है करीब करीब 6.5 लाख करोड़ का हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है और किस तरह जा रहा है। यदि आप हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा पर 64,000 करोड़ का कर्ज था, आज हरियाणा पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसी तरीके से तमाम सारे राज्यों में, जबकि उसके बनस्पति जिन राज्यों में कांग्रेस भाजपा की सरकार नहीं है, उन जगह पर तमाम जगह जो टैक्स है और कर है और सारी चीजें आप देखिए, और उसके अलावा कर्ज है, वो कम है भाजपा शासित राज्यों की अपेक्षा। इस सरकार की जो नीतियां हैं वो ये है कि अधिक से अधिक अपने मतदाताओं की, अपने नागरिकों की जेब से पैसा तमाम तरह के टैक्स के जरिए, तमाम तरह के जो है सेस लगा करके, तमाम तरह की और उपबंध करके उनके जेब से निकाल लिया जाए और उसका लाभ कुछ पूंजीपतियों को दिया जाए, क्योंकि वो पूंजीपति चुनाव में मदद करते हैं, वो पूंजीपति तमाम तरह का और लाभ देते हैं। और भारत सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों का लाभ सिर्फ वोट बैंक के दृष्टिकोण से दिया जाए, ना कि देश को बनाने के दृष्टिकोण से। तो आप एक बात पर समझ सकते हैं, जो नेहरू गांधी का भारत था वो देश का कंस्ट्रक्टिव था, निर्माण करने वाला था। आज का जो भारत है वो तोड़ने वाला है, बांटने वाला है, डिस्ट्रक्टिव है, और उसके लिए नीतियां अपनाई जा रही है। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, जांच एजेंसियों को अपने एक प्रकार से कहेंगे पालतू की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो स्थिति है नफरत फैलाने के लिए, कहीं पर मंदिर के नाम पर, कहीं मस्जिद के नाम पर, कहीं ईदगाह के नाम पर, कहीं ताजमहल के नाम पर, कहीं इमाम बाड़ा के नाम पर, कहीं पर कुतुब मीनार के नाम पर, कहीं दूसरे नामों पर पूरे बवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ये बवाल इस तरह से हैं जो नफरत फैलाने वाले हैं, लोगों को मार डालने वाले हैं। तो ये फांसीवादी नीतियां चल रही है जो देश को पूरी तरह बर्बाद करने की दिशा में जा रही है, और इसी कारण से है कि सरकार का ध्यान महंगाई और दूसरी समस्याओं को कंट्रोल करने की बजाय इस दिशा में जा रहा है। सरकार खुद मानती है कि वो 80 करोड़ लोगों को एक वक्त का खाना खिलाने के लिए 5 किलो अनाज दे रही है वो। आप समझिए कि 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है उनको जीवित रखने के लिए, तो इससे बड़ी विडंबना क्या है कि 80 करोड़ लोग ऐसे भिखारी हो गए। और सीएमईआई का जो आंकड़ा कहता है उसके मुताबिक इस देश के अंदर 90 करोड़ युवा यदि बेरोजगार हैं, तो इस देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। 2018 में मैंने एक अपना संपादकीय लेख लिखा था, उसमें मैंने लिखा था कि बेरोजगारी कहीं आपके लिए अभिशाप न बन जाए। तो वो देश के लिए अभिशाप बन गई है आज बेरोजगारी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आत्महत्याएं बढ़ गई हैं, देश में युवाओं के आत्महत्या करने की तादाद बहुत बढ़ गई है, महिलाओं की आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या, और तमाम ये ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है। तो हर चीज ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है। ऐतिहासिक रूप से रुपया हमारा सबसे गर्त में चला गया है, ऐतिहासिक रूप से कर्ज हमारे ऊपर सबसे ज्यादा है, ऐतिहासिक रूप से हमारे यहाँ महंगाई बढ़ी है, ऐतिहासिक रूप से हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, ऐतिहासिक रूप से हमारे जितने सार्वजनिक उद्यम है उन्हें बेचा गया है, ऐतिहासिक रूप से हमारा खजाना खाली कर दिया गया है, ऐतिहासिक रूप से तमाम जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, पूंजीवादी हैं, उनका लोन माफ किया गया है। तो इस तरह से इस देश को बर्बाद किया जा रहा है और कुछ पूंजीपतियों के हाथों में सौंपा जा रहा है। तो यह राजनीति है, और यह राजनीति निश्चित रूप से देश को श्रीलंका की दिशा में ले जा रही है। और श्रीलंका में फिर भी बात समझ सकती है, क्योंकि वो देश एक छोटा सा देश है और उसकी एक ही संस्कृति है। हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी संस्कृति है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।